नमस्कार, ई विमर्श के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित चौधरी। ई विमर्श लगातार चल रहा है, अलग अलग मंत्रियों से हमारी बातचीत हो रही है और इस सेशन की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब। मेघवाल साहब, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सुमित जी, आपको भी धन्यवाद। मेघवाल साहब, क्योंकि जिम्मेदारियां कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, महत्वपूर्ण जो विभाग है वो आप संभाल रहे हैं। राजस्थान को लेकर भी आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं, पूरे प्रदेश के अंदर आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आती है, ना सिर्फ बीकानेर के अंदर। लेकिन इन परिस्थितियों को लेकर किस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो आप देख रहे हैं? राजस्थान को आप कहाँ पर पाते हैं इस कोरोना काल में, फिलहाल की परिस्थितियों में? देखिए, जो आपने चैलेंज और जो चैलेंजेस का जिक्र किया है जी, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि ये माना कि संकट बड़ा है, लेकिन हम इस संकट को अवसर में कैसे बदलें जी। हमारे सामने एक चैलेंज है और उस चैलेंज को लेकर के ही प्रधानमंत्री जी ने 12 मई 2020 को जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया और उसमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो बात कही जी, उस चैलेंज को ही हम अवसर में बदलेंगे। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में देखिए शुरुआती दौर ठीक रहा, लेकिन अब जो एक राजनीति का स्तर गिर रहा है। कल उप मुख्यमंत्री जी ने प्रेस की यूपी के बस के विषय को लेकर के, फिर उसमें प्रताप सिंह जी खाचरियावास भी जुड़े। ये घटनाक्रम ठीक नहीं है। इसको कोरोना वायरस की जो महामारी है जी, ये मानवता पे संकट है, वैश्विक महामारी है, मिलकर लड़ना चाहिए। इसमें घटिया राजनीति को नहीं लाना चाहिए। इसमें मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कुछ मंत्री ऐसे छोड़ रखे हैं जो प्रधानमंत्री जी को सीधा बोलते रहते हैं, कुछ नहीं कुछ ही बोल देते हैं। कोई उसका सींग पूंछ भी नहीं होता तो भी बोल देते हैं वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। लगातार अब ऐसे मंत्री कह देते हैं राजस्थान के भी प्रधानमंत्री कंसल्ट ही नहीं करते। ये मुख्यमंत्री जो वीसी कर रहे हैं क्या कंसल्ट नहीं है? ये जो जीओ बने हैं मंत्रियों से वो कोई कंसल्ट नहीं है? क्या ग्रुप ऑफ एम्पावर्ड ग्रुप बनेगा क्या ये कंसल्ट नहीं है जी? सभी से कंसल्ट के निर्णय करते हैं, राज्यों से तो विशेष रूप से करते हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि राजस्थान में ये जो राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं कुछ कांग्रेसी नेता, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। कोरोना वायरस को मिलकर के लड़ना चाहिए, मेरा ये सुझाव है। मेघवाल साहब, क्योंकि सबसे जरूरी है कि आखिर किस तरीके से राज्य या फिर केंद्र दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, तभी कोरोना से जो है बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। और जिसका आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जो है वो लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने जो है बातचीत की। अगर फिलहाल की परिस्थितियों को देखा जाए तो क्या लगता है कि जो स्थितियां सुधर रही थी वो पटरी से अब उतर गई हैं? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री की तरफ से तारीफ की गई राजस्थान के मॉडल की, राजस्थान के मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के इनिशिएटिव्स जो है अशोक गहलोत ने लिए वो काफी बेहतर थे। नहीं, मैंने भी सुमित जी शुरुआती दौर का जिक्र किया ना। मैं वर्तमान परिस्थितियों की बात कर रहा हूँ जी। इतनी सहायता हम देते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, फिर भी ये कहते कुछ नहीं है। इनकी दो डिमांड, विशेष रूप से इनकी दो डिमांड थी जी कि भाई हमारा जो स्टेट की बोरिंग कैपेसिटी है आप बढ़ा दीजिए, 3% से 5% कर ली, हमने बढ़ा दी। अब उसका लाभ मिलेगा ही राज्य को। दूसरा इन्होंने कहा था कि भाई आपके जो कैटेगरी चेंज करने का जो विषय है, रेड है, ग्रीन है, इसको आप राज्यों को अधिकार दे दो। तो प्रधानमंत्री ने राज्यों को अधिकार दे दिया। प्रधानमंत्री जी आपकी हर बात को जो वाजिब है वो मानने के लिए तैयार हैं, फिर आपके मंत्री प्रधानमंत्री जी को हर समय क्यों कोसते हैं? ये सोचना चाहिए ना, क्या वो प्रधानमंत्री जी के बराबर कद बढ़ाना चाहते हैं क्या? ये विषय अभी कोरोना महामारी से लड़ने का विषय और प्रधानमंत्री जी का कर तो देखिए, इस कोविड-19 मैनेजमेंट में पूरा संसार कह रहा है जी, और WHO और सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मैनेज किया ऐसा किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने मैनेज किया, वो तो सर्वव्यापक है। फिर उसमें क्या आलोचना करनी छोटी छोटी बातों को लेकर के? अच्छा, आलोचना का सार भी नहीं है, तथ्य भी नहीं, राजनीति करनी तो बाद में कर लेना। पहले आप कोरोना महामारी से इसको लड़िए, इसको जीतिए जंग को, उसके बाद राजनीति कर लेना, जो भी करनी है, हम भी तैयार है जी। मेघवाल साहब, क्योंकि ये भी कहा गया कि ठीक है बहुत देशों के अंदर जिस तरीके की वर्स्ट सिचुएशंस हैं वैसे हिंदुस्तान में नहीं हुई, काफ़ी हद तक हम जो है संभले रहे हैं। अभी लगातार जिस तरीके से ग्राफ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है,
क्योंकि अभी तक जो तमाम देश हैं जहां पर इस तरीके के डिसीजन लिए गए कि हम लॉकडाउन से बाहर आए या फिर उसके अंदर ढील दी जाए, अमेरिका जैसे देश के अंदर तो जो लोगों की तरफ से विरोध है वो करना शुरू कर दिया गया था। लेकिन क्या आपको लगता है कि फ्लैट ग्राफ ना होने से पहले छूट जो दी गई है, जो रियायतें दी गई हैं, ये आगे मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, या उसके लिए जो है हमने स्ट्रैटेजी अभी से तैयार की है? देखिए सुमित जी, अपने को ये विषय समझना पड़ेगा कि ये महामारी और इसका कोई वैक्सीन नहीं था, और जो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने समय पर फैसला नहीं लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने समय पर फैसला लिया। सही फैसला सही समय पर लेना ये प्रधानमंत्री जी की खासियत है। उसी आधार पर फैसला लिया और हम कंट्रोल में आज की स्थिति में। अब कुछ लोग कहेंगे रिलैक्सेशन क्यों दे रहे हो, नंबर बढ़ रहे हैं। आप नंबर नहीं देख रहे हो, ठीक होने वालों का नंबर भी। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है वो कितनी बढ़ गई, कितने पीपी किट हमारे बढ़ गए, कितने डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बन गए, कितने टेस्टिंग सेंटर बन गए, ये और एक अवेयरनेस पूरे देश में फैल गई भी बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन के ही निकलेंगे, फेस कवर पहन के ही निकलेंगे और 2 गज की दूरी बना करके ही रखेंगे। ये कुछ प्रोटोकॉल है उसको नागरिक अपनाने लगा है, तो इसमें कुछ रिलैक्सेशन जो आवश्यक है वो दिए जा रहे हैं। तो ये राज्यों की सहमति और जो दूसरे इनपुट आ रहे हैं उनसे सबसे सहमति लेकर के ही दिए जा रहे हैं एमएचए के द्वारा। क्योंकि मेघवाल साहब, आपने कहा कि जो फैसले लिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, उसकी वैश्विक तौर पर भी काफी सराहना हुई। विपक्ष में आप जैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे तौर पर सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। एक तबका वो है विपक्ष के तौर पर भी जिसमें यह कहा गया है कि जो लॉकडाउन का फैसला लिया गया वो कुछ पहले लिया जा सकता था। क्या आप मानते हैं सर? देखिए, ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो पहले लिया जा सकता ऐसा आलोचना नहीं करते हैं। वो कहते हैं हड़बड़ी में लिया गया। हड़बड़ी है ये जैसे ही 7 जनवरी को पता चलता है जी, भारत विशेष रूप से, उस समय आपका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाना, एम्पावर्ड ग्रुप बनाना, उसके बाद लगातार विदेशों के जो जहां ये फैल रहा था उसके टच में रहना, और जब संसार के दूसरे देशों ने कहा, हमारा अनुभव ये कहता है कि लॉकडाउन करना पड़ेगा क्योंकि उसका एक्शन नहीं है, क्योंकि 2 गज की दूरी रखनी पड़ेगी जी, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, तभी जाकर के फैसला लिया गया है। देखिए, एक तरफ जीवन था और एक तरफ आजीविका थी जी। कुछ ऐसे देश थे जिनके राष्ट्राध्यक्ष सही समय पर फैसला नहीं ले पाए। हमारे प्रधानमंत्री जी में सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता है, इसलिए एक तरफ जीवन था, एक तरफ आजीविका थी। प्रधानमंत्री जी ने जिंदगी को महत्व दिया और उन्होंने कहा जिंदगी बचेगी तो हम आजीविका कमा लेंगे। इसलिए जिंदगियां अब जब कंट्रोल में स्थिति आ गई, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ गई, हमारे पास इलाज करने के संसाधन आ गए, तो अब आजीविका को धीरे धीरे पटरी पे ला रहे हैं। इसलिए कई ग्रुप बने हैं जो इकोनॉमी को पटरी पे लाने की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कर रहे हैं, और इसी कड़ी में जो वित्त मंत्री जी के जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है वो इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। जिसे हड़बड़ी का फैसला, जैसा आपने कहा कि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि हड़बड़ी में लिया गया फैसला था और उसके नतीजे जो खामियाजे जो हैं वो एक तबके को भरना पड़ा, जिसमें विपक्ष का ये कहना है मेघवाल साहब कि ये सिचुएशंस अगर और प्लान की जाती तो मजदूर इस तरीके से सड़कों पर नहीं होते, और स्थितियां ये हैं सर, इसे लेकर तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तल्खियां अभी भी देखने को मिली। मैं ये कह रहा हूं कि जो आपने कहा वैसा आरोप नहीं लगा करके वो हड़बड़ी वाला लगा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं हड़बड़ी में नहीं लिया गया फैसला जी। सब परिस्थितियों को ध्यान में रख करके सोच समझ करके फैसला लिया गया है। मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री, मुझे पता है प्रधानमंत्री ने सांसदों को भी समझाया किस तरह की महामारी दस्तक दे रही है संसार में। ये ऐसा नहीं हड़बड़ी में लिया गया फैसला है, ये प्रधानमंत्री जी की सोच है जिसके कारण से देश में आज हम नियंत्रण की स्थिति में बैठे हैं। और एक तरफ से विपक्ष के जो हमारे प्रमुख लोग हैं उनको पता नहीं क्या आलोचना करने में आनंद आता है। अभी आलोचना करनी है तो ठहर के कर लेना, अभी कोरोना समाप्त हो जाए उसके बाद कर लेना जो भी करनी है, या जो कोई प्लेटफॉर्म मिले उसमें कर लेना। अभी आपको मिलकर के लड़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। और आलोचना का कोई बिंदु ही नहीं है तो अभी आलोचना कर देते हैं। मेघवाल साहब, अभी जिस तरीके के हालात हैं, क्योंकि हमने एक लॉकडाउन से शुरू करा, उसके बाद हम दूसरे पर आए, तीसरे पे अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, और एक बड़ा बयान आता है एम्स के डायरेक्टर की तरफ से, इसमें उन्होंने कहा कि जून में पीक पर सिचुएशंस हो सकती हैं। तो ये माना जाए कि अभी सिचुएशंस कुछ और आगे केसेस के बढ़ने के साथ जो है क्रिटिकल हो सकती हैं, आगे लॉकडाउन में अभी और जीना होगा। देखिए,
आप इसको वैश्विक महामारी तो मानते हैं, सभी मानते हैं, अपन भी मानते हैं। जी। दूसरे देश किस ढंग से जी रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने एक आर्टिकल भी लिखा है कि हमारी वर्क कल्चर हमें बदलनी चाहिए। हमें घर से काम करने का तरीका, हमें जब बाहर निकलें तो फेस कवर लगा करके निकलें, 2 गज की दूरी मेंटेन करके निकलें। ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी बार बार? क्योंकि संसार के दूसरे देश भी तो फेस कर रहे हैं ना, कोई खाली इंडिया फेस कर रहा है क्या? जी। ऐसा तो है। तो बिल्कुल। लॉकडाउन इंडिया में ही हुआ है, या लॉकडाउन जैसे कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं साहब एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैंसिल होंगे, जैसे क्या इंडिया में कैंसिल हुए? क्या इटली में कैंसिल नहीं हुए? जापान में कैंसिल नहीं हुए? अमेरिका में कैंसिल नहीं हुए? जी। ये मेरा ये कहना है कि सारी परिस्थितियां देख करके ही और राज्यों से सलाह लेकर के ही प्रधानमंत्री जी फैसला करते हैं। और जो परिस्थितियां, जितनी भी परिस्थितियां, जैसी भी परिस्थितियां आएगी उसके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। और ये जो संख्या और बिना संख्या जो परिस्थितियां बनेंगी आपके सामने आ जाएगी, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है और कंट्रोल में है। ऐसा हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जो अभी WHO की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चेयरमैन भी चुने गए हैं, वो इसी कारण से चुने गए हैं कि भारत में काम अच्छा हुआ है इसको लेकर के। मेघवाल साहब, क्योंकि जाहिर है चैलेंज पूरी दुनिया के सामने, हिंदुस्तान भी नए नए चैलेंजेस से जूझ रहा है, महत्वपूर्ण विभाग जो है वो आपके कंधों पर है, और जाहिर है अगर भारी उद्योग की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसमें चैलेंजेस और भी ज़्यादा हैं। किस तरीके की जो है परिस्थितियां अभी आपके सामने हैं इस उद्योग को देख समझते हुए, उससे ऐसे आखिर निपटने के लिए किस तरीके के आप जो है इनिशिएटिव ले रहे हैं? देखिए, भारी उद्योग में विशेष करके हमने सभी सेक्टर में बात की है, लेकिन एक बात हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो हमारे सियाम एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा एक्मे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सभी प्रतिनिधि, चाहे महिंद्रा का जी का ग्रुप हो, मारुति हो, जो भी हो, सबसे हमने बात की है। और बात करने के बाद ये जरूर निचोड़ निकला है कि एनबीएफसी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। वही सुझाव हमने आगे पहुंचाया। और आपको देखा होगा कि जो पैकेज आया 20 लाख करोड़ का, उसमें एनबीएफसी, एमएफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, इनको हमने लिक्विडिटी उपलब्ध कराई है। और जब इसकी लिक्विडिटी एनबीएफसी के पास अच्छी आ जाएगी, बैंकों के पास भी आ जाएगी, तो नेचुरली ऑटोमोबाइल सेक्टर देखिए 2 कारणों से थोड़ा परेशानी में था। एक तो BS4 से हमें BS6 में जाना ही था, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2020 एक सुप्रीम कोर्ट ने डेट भी तय कर रखी थी। और दूसरा, ई व्हीकल में हमें तेजी से जाना था, क्योंकि हमें कार्बन एमिशन कम करना था। ये विषय 6, 7, 8, 10 महीनों से चल ही रहा था। इसी दौरान आपका कोरोना आ गया, और कई ऐसी कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहती है, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना से शिफ्ट भी हो रही है। इन सब चीजों पे हमारी नजर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे भारी उद्योग में जितने PSU हैं वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे और इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट एक्सपोर्ट प्रमोशन करके करेंगे। और इसीलिए ये जो हमारा पैकेज, उसमें एक निर्णय लिया है जो हमारे PSU में मदद करेगा कि 200 करोड़ रुपए का कोई प्रोक्योरमेंट का कोई टेंडर है तो उसमें कंपनियां भाग नहीं ले सकती, डिसअलाउ। तो हमारा जो PSU है वो, और हमारा जो हैवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो इसमें प्रमोट होंगे। और मेक इन इंडिया का प्रमोट होगा तो निश्चित रूप से भारत की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। क्योंकि चाइना का आपने जिक्र कर दिया और इसकी सबसे ज्यादा जो है उम्मीद भारत से ही है, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इस पर भी थोड़ा सा एक बार बताएं कि आखिर हम क्या कुछ जो है कोशिशें इस वक्त कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज शिफ्ट होना चाहते हैं हिंदुस्तान की तरफ, उसके लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, ये एक हमारा 2-3 तरह का प्लेटफॉर्म है, कुछ ग्रुप बने हुए हैं कि कौन कौन से लोग भारत में आ सकते हैं। इसमें से ये रखा है कि जो भारत का रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करने वाले लोग आए, यहाँ हमें स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल बोला है, वो एक अलग विषय है कि हमारा जो आइटम है हम उसको ज्यादा प्रमोट करें, लेकिन ग्लोबल उससे छूटेगा नहीं। लोकल, वोकल और ग्लोबल जो कंपनियां बाहर की हैं और यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करेगी, हमारा रॉ मटेरियल प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन बढ़ाएगी तो और एक्सपोर्ट प्रमोशन करेगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा तो निश्चित रूप से उसको प्रमोट करेंगे। ऐसी कई इंडस्ट्रियां जो अपना इंटरेस्ट दिखा चुकी है, वो कई भारत के प्रति भी दिखाया है, कई बार साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के प्रति भी दिखाया है, और सबके टच में है। जो हमारा ग्रुप है, हमारा जो इंपावर्ड ग्रुप है, हमारी जो हाई पावर कमेटी है, वो लगातार टच में है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट
हमारे हैवी इंडस्ट्री सेक्टर में, जो हमारा पीएसयू है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसमें आने वाला है। मेघवाल साहब, अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके बाद तो जाहिर है एक उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं जगती है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था इस वक्त डूलती हुई नजर आ रही है, या पूरी दुनिया में, क्योंकि सिर्फ ये हिंदुस्तान में खतरा नहीं है, लगातार मुश्किलें इस वक्त पेश आ रही हैं, तो आपको लगता है कि जल्द ये जो हालात हैं सुधरेंगे और हम कब तक इन तमाम चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे कि जो इस वक्त परिस्थितियां बनी हैं इसमें? देखिए, मुझे निश्चित रूप से लगता है, और इसलिए लगता है कि बहुत से ऐसे डिसीजन थे जो लंबे समय से, जैसे ईसी एक्ट है आपका, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो अभी ये पैकेज है उसका 3 बड़ा पिलर है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाना। अब जैसे मैं बीकानेर राजस्थान से आता हूँ, मोट करके एक हमारा फसल होती है, वो होती हमारे यहाँ है, और इसी एक्ट, असेंशियल कमोडिटी एक्ट के कारण उसकी सीलिंग आ जाती थी, स्टॉक लिमिट, तो व्यापारी 1-2 टन से ज्यादा, 1 टन से ज्यादा नहीं रख सकता था, तो वो मोट जाता था दिल्ली में दाल बनने के लिए। लेकिन तो दाल खाई जाती नहीं है, वो भुजियों में काम आती है। तो भुजिया बनाने के लिए वापस दिल्ली से हमारे यहाँ बीकानेर आती थी। ऐसे ही मैं आयरन ओर का जिक्र करूं, आयरन ओर हमारे यहाँ है, लेकिन वो प्रोसेस होने के लिए जापान जाता था, और फिर भी जीपी शीट और बीपी शीट बनकर के सस्ता आ जाता था। ये सारे ऐसे सेक्टर हैं, इसको प्रधानमंत्री जी ने इस बार निर्णय लिए और कहा है हमारा रॉ मटेरियल हमारे लोकल ही प्रोसेस होकर के वो लोकल ही जनरेट करें एम्प्लॉयमेंट, और उसका वैल्यू एडिशन करें। तो ये जो प्रक्रियात्मक दिक्कतें थी, जिसको प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशन कह रहे थे, वो इस आपके पैकेज में हटा है। इसलिए मुझे लगता है रिफॉर्म के माध्यम से, परफॉर्म करके और ट्रांसफॉर्म करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आर्थिक जो स्थिति है उसको पटरी पर लाएंगे। क्योंकि मेघवाल साहब, पूरे जो डायमेंशंस हैं वो कहीं ना कहीं बदल दिए हैं इस कोरोना काल ने। कोरोना की वजह से बहुत सी परिस्थितियां जो हैं बदल गई हैं, नई चैलेंजेस हैं जिसका हम लगातार यहाँ पर जिक्र भी कर रहे हैं। तो क्या हम ये मान लें अब कि अब जो वक्त होगा उसमें हमें नए तरीके से अब जीना सीखना होगा? कोरोना हाल फिलहाल में तो जाने वाला नहीं है, ये लोगों को अब कहीं ना कहीं सीखना होगा। आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, कई तरह के आर्टिकल आए हैं सुमित जी इसमें जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो थिंकिंग चेंज हुई थी। प्री वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो मुझे लगता है कि हमारी प्लानिंग की थिंकिंग भी चेंज होगी। प्री कोरोना पीरियड, पोस्ट कोरोना पीरियड, और थिंकिंग जब चेंज होगी तो काम के तरीके भी बदलेंगे, इसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा। और लेकिन जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5-6 सालों में खड़ा किया है, वो निश्चित रूप से काम आ रहा है। अब जैसे देखिए कि कोरोना का कालखंड था, लेकिन कोई कर्मचारी नहीं था, कोई भी नहीं था, पीएम किसान फंड का पैसा सीधा किसानों के खाते में चला गया। जो आपका पेंशन लेने वाला ओल्ड एज का आदमी था या विधवा थी, कोई कर्मचारी नहीं है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में काम करने वाला, ऑफिस बंद है, लेकिन उनके खातों में चला गया। ये जो तरीका है, इसको आगे अपना करके हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेघवाल साहब, वैसे तो जिम्मेदारी पूरे देश की है आपके कंधों पर, लेकिन बीकानेर से जाहिर है आपका लगाव है, जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पर। बीकानेर वासियों के साथ किस तरीके से बातचीत आपकी चल रही है, किस तरीके से आप उनके साथ डील कर रहे हैं? मैं लगातार बीकानेर की जनता के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, छोटे छोटे ग्रुप जितने भी, चाहे वो हमारी पार्टी के ग्रुप हो, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सेवा करने वाले ग्रुप हो, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट के ग्रुप हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, मैं सबसे जुड़ा और सबसे लगातार बात कर रहा हूं। और दूसरा, मैं प्रेस के साथियों से भी, कल भी मैंने बीकानेर के साथियों के साथ प्रेस की है, और लेकिन ये परसेप्शन थोड़ा बदला। पहले हम कहते थे घर में रहिए, सुरक्षित रहिए जी, अब हम आजकल कह रहे हैं सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सतर्कता बरतनी है, बाहर भी निकले वो आप फेस कवर लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आजकल मैं बीकानेर वासियों को भी कहता हूं, आपके माध्यम से जितने भी सुनने वाले लोग हैं उनको भी कहता हूं, आपने बीकानेर की एक बात छेड़ी दी है, तो आज एक दुखद घटना राजगढ़ में जो हमारे विष्णुदत्त बिश्नोई जो सीआई थे, उनकी जो सूचना मिली है, मैं संवेदना भी प्रकट करता हूं और मैं मांग भी करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग जो जनमानस कर रहा है, वो जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के एक ईमानदार आदमी
जो आपराधिक गठजोड़ होते थे उनको तोड़ता था। क्योंकि मैं तो जब कलेक्टर था तब भी मेरा इनसे संपर्क था, जब मैं एमपी बना तब भी मेरे क्षेत्र में कई जगह पोस्टिंग हुई और मैं इनकी वर्किंग को देखता था। ये जो एक आपराधिक षड्यंत्र का जो गठजोड़ हो जाता था जी, किसी का, उनको तोड़ने वाले पुलिस अधिकारी थे और ईमानदार अलग से थे। बिल्कुल। तो ईमानदार होना और गठजोड़ को तोड़ना तो चुनौती होती थी पुलिस के काम में। और ऐसे आदमी का ये सुसाइड वाला आवाज मुझे अभी नहीं लगता, मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता, क्योंकि मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं। इतना मजबूत आदमी सुसाइड जैसा कदम उठाए, मुझे आज भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन इसकी जांच, जो सीबीआई जांच की मांग हो रही है, वो करानी चाहिए राज्य सरकार को, और तुरंत करा के और जनता के सामने ये तथ्य पेश करना चाहिए घटना क्यों घटी। जी मेघवाल साहब, आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, क्योंकि कोरोना काल में हर किसी को उम्मीद है, सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा जो है कोशिशें भी की गई हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, अपना आखिरी मैसेज आपका लोगों के लिए क्या होगा, क्योंकि अब ये लड़ाई की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि लड़ाई जो है काफी लंबी चलने वाली है। देखिए, मैंने जैसे पहले आपको कहा कि कोरोना के बाद का जो थिंकिंग है वो ये है कि सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। अगर आपको पता चलता है कोई खांस रहा है, कोई बात है, तो उसका तुरंत आप, जो हमारा फैसिलिटी क्रिएट हो गई है, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल हो गए हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी हो गई है, उनकी तुरंत टेस्टिंग कराइए, जांच कराइए। हमें गज की दूरी रख करके काम करना है और फेस कवर लगा के चलना है। तो सतर्क, सुरक्षित रहना है। निश्चित रूप से कोरोना को हम हराएंगे और भारतीय संस्कृति जीतेगी। जैसे जी कुछ उजले पक्ष भी इसके उजागर हुए हैं। ये नमस्ते अभिवादन, भारतीय अभिवादन, हम कितना ही प्रयास करते तो अभी सफल थोड़ी होता, लेकिन आज सब दुनिया नमस्ते कर रही है और ये भारतीय अभिवादन पूरे संसार में चला गया। बिल्कुल। ये काढ़ा हम कितना ही कहते तो चला जाता क्या, लेकिन अब इस कालखंड में काढ़ा पूरे संसार में चला गया। ये हमारा गमछा, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और हमारे राजस्थान के, जो पश्चिमी राजस्थान के लोग और अधिकतर लोग इसको पहनते थे। तो मैं ये देखता था कि भाई ये मक्खी कहीं अगर ये चेहरे पे बैठ जाती थी तो हमारे गांव के लोग हाथ से मक्खी को नहीं उड़ाते थे, इससे उड़ाते थे, कांटेक्ट नहीं, वायरस का। तो ये हमारे पुरखों ने और भारतीय संस्कृति में जो सीख दी है, वो भी हमारा एक तरह की संस्कृति है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे और कोरोना को निश्चित रूप से हराएंगे, सतर्क रह के हराएंगे। ये मेरा आपको कहना है। बहुत शुक्रिया मेघवाल साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विमर्श के हमारे इस खास प्लेटफॉर्म पर आपका, और हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब, जिन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है, इसमें जीत हमारी जरूर होगी। ई विमर्श पर लगातार हमारा ये सेशन जारी है, कुछ और मंत्रियों के साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इतना ही।